नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। कहते हैं केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से गुजरता है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से यूपी सबसे बड़ा राज्य है और वहां लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। लेकिन माना यह जाता है कि दिल्ली की सरकार तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक उसमें बिहार की भी बड़ी भूमिका ना हो। राष्ट्रीय मुख्यधारा से हमेशा जुड़े रहे बिहार में विभिन्न विचारधाराओं की राजनीतिक शक्तियां अपनी जगह पर काफी मजबूत हैं। राजनीतिक दलों को जनहित की राजनीति का रास्ता दिखाने वाले बिहार में इस बार के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी महागठबंधन के अलावा दो और गठबंधन मैदान में हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार में गठबंधन की राजनीति पिछले कुछ साल से ही हो रही है। दरअसल गठबंधन के सहारे बिहार में सत्ता तक पहुंचने की राजनीतिक दलों की ये कोशिश 50 साल से भी पहले 1967 से हो रही है। बिहार की बिसात में आज बात गठबंधन की राजनीति और प्रदेश में 1967 से लेकर 2020 तक के तमाम गठबंधनों की। बिहार में पहली बार गठबंधन की दस्तक 1967 में सुनाई दी। मौका था राज्य में चौथे विधानसभा चुनाव का। दौर था राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव का, जब बिहार में पहली बार एक पार्टी से अलग होकर प्रदेश की सत्ता आई गठबंधन सरकार के हाथों में। इसे लोकतंत्र की खूबसूरती और मजबूती ही कहा जाएगा कि चुनाव में भले ही सबसे बड़ी पार्टी को जीत का आसरा हो, लेकिन कई दल मिलकर जब उसे सत्ता से दूर करके खुद सत्तासीन हो जाते हैं तो लोकतंत्र में गठबंधन की ताकत बयां होती है। आजादी के बाद केंद्र से लेकर विभिन्न राज्यों में हर जगह कांग्रेस का ही राज था और यही तस्वीर बिहार में 3 विधानसभा चुनाव तक बनी रही। लेकिन जब बिहार की जनता ने 1967 में चौथे विधानसभा के लिए वोट दिया तो ये तस्वीर बदल गई। राज्य में पहली बार सफल गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ और जनता ने प्रदेश में पहली बार गठबंधन की सरकार देखी। आजादी के आंदोलन में कई अहम पड़ाव देखने वाला बिहार वक्त वक्त पर बदलाव का गवाह बना है। कुछ ऐसा ही आजादी के बाद भी देखने को मिला। जब देश आजाद हुआ, बिहार में पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। पहले विधानसभा चुनाव से लेकर तीसरे विधानसभा चुनाव तक भले ही कांग्रेस जीतती रही हो, लेकिन उसका जनाधार लगातार घटता गया। फिर बारी आई 1967 में हुए चौथे विधानसभा चुनाव की। इस चुनाव में सीटों के लिहाज से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में हमेशा 2 और 2 4 नहीं होते। ऐसा ही इस चुनाव में हुआ। पार्टी के भीतर की खींचतान का असर नतीजों पर भी दिखा और 312 निर्वाचित सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस को महज 128 सीटें मिली। बाकी दल एकजुट हुए और सत्ता में साझेदार बनकर गठन हुआ आजादी के बाद बिहार में पहली गैर कांग्रेस सरकार का। 1967 में बिहार विधानसभा की तस्वीर कुछ इस तरह की दिखी। विधानसभा में 312 निर्वाचित सीटों में से कांग्रेस की 128 सीटों के बाद 68 सीटें हासिल कर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। भारतीय जनसंघ ने 26 सीटों पर जीत हासिल की तो सीपीआई को 24 और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के खाते में आई 18 सीटें। निर्दलियों ने 33 सीटों पर कब्जा किया और 13 पर झारखंड पार्टी विजयी रही। देखने में बिहार की चौथी विधानसभा की यह तस्वीर महज कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने भर तक सीमित नहीं थी। इस दौर में कई राज्यों से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और फिर कभी वापसी नहीं कर पाई। अक्सर कहा जाता है राजनीति में कि कांग्रेस जो है अपने अंदर ही विपक्ष भी पैदा करती है। तो वो लोग निकल कर बाहर आए 67 में और संवित सरकारें बनी। संवित मतलब संयुक्त विधायक दल की। संयुक्त विधायक दल बना, कांग्रेस से निकला हुआ एक धड़ा और विपक्ष के बाकी दलों का जो है उस राज्य के जो भी क्षेत्रीय दल थे या मल्टी स्टेट पार्टीज थी
उनके लोगों के साथ मिलकर वो सरकारें बनी। लेकिन वो सरकारें किसी विचारधारा पर, किसी कार्यक्रम पर, किसी उस पर चूँकि आधारित नहीं थी। और दूसरा, ईगो बहुत थे सबके। जो लोग, जो पार्टियां शामिल थी, उनको लगता था कि हमारी से ज्यादा होनी चाहिए, हमें ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए सत्ता में। तो वो एक्सपेरिमेंट लगभग 1.5-2 साल चला और वो सरकारें धीरे धीरे गिर गई। बिहार ने करीब 1.5 दशक के बाद पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री देखा और जन क्रांति दल के नेता महामाया प्रसाद सिन्हा को मिला बिहार की बागडोर संभालने का मौका। इसके बाद शुरू हुआ वो दौर जब बिहार की जनता ने 1 साल में 4 मुख्यमंत्री देखे। इनमें से 3 मुख्यमंत्री तो महज 5 महीने के अंदर बने और कोई भी 100 दिन से ज्यादा राज नहीं कर सका और आखिर में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। जन क्रांति दल के नेता महामाया प्रसाद सिन्हा को तमाम सोशलिस्ट और वामपंथी दलों के साथ साथ जनसंघ ने भी समर्थन दिया था। महामाया प्रसाद सिन्हा 1 साल का भी सफर पूरा नहीं कर सके और उनकी सरकार जनवरी 1968 में गिर गई। इसके बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की ओर से कांग्रेस के सहयोग से सतीश प्रसाद सिंह ने सत्ता की कमान संभाली। 28 जनवरी 1968 को उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली, लेकिन महज 4 दिन बाद ही 1 फरवरी 1968 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बीपी मंडल ने राज्य की सत्ता संभाली। उनका कार्यकाल 1 फरवरी 1968 से 22 मार्च 1968 तक रहा। वो भी सिर्फ 51 दिन ही मुख्यमंत्री पद पर रहे। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की सरकार गिरने के बाद कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री पर दांव चला, पर 22 मार्च 1968 को भोला पासवान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 29 जून 1968 को महज 100 दिन के अंदर ही उनकी सरकार भी गिर गई। इसके बाद करीब 8 महीने के अंदर कांग्रेस ने फिर सरकार बनाई और 26 फरवरी 1969 को हरिहर सिंह मुख्यमंत्री बने। हालांकि हालात फिर भी नहीं बदले। राज्य में सत्ता एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक घूमती रही और सिर्फ सरकार बनाने और गिरने तक का सिलसिला चलता रहा। बिहार विधानसभा चुनाव के इतिहास को अगर देखें तो 1967 से 1972 तक का दौर राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा और 1972 में राज्य में पहली बार मध्यावधि चुनाव भी हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में 1967 का विधानसभा चुनाव अगर गठबंधन की दस्तक के लिए जाना जाता है तो 1977 का विधानसभा चुनाव आपातकाल की छाया में कांग्रेस की करारी शिकस्त के लिए याद किया जाता है। ये वही साल है जब राजनीति में कई ऐसे युवा नेता उभर कर सामने आए जिनका अगले कई दशकों तक बिहार की राजनीति में प्रभाव कायम रहा। 1967 और 1977 में बड़ा फर्क आ गया था और 10 साल में सियासी फिजा ऐसी बदली जिसमें कई किरदारों का रोल था, जिनमें से कुछ पर्दे के आगे थे तो कुछ पीछे, लेकिन कुल मिलाकर सारे सियासी समीकरण कांग्रेस के खिलाफ ही थे। गठबंधन सरकार के लिहाज से 1977 का बिहार विधानसभा चुनाव हमेशा याद किया जाता है। आपातकाल के बाद जब दोबारा बिहार की जनता वोट देने उतरी तो एक तरफ चुनावी मैदान में कांग्रेस थी और दूसरी तरफ जनता पार्टी के बैनर तले करीब करीब बाकी सभी। दरअसल जून 1977 के बिहार विधानसभा चुनाव का जब जिक्र होता है तो उससे पहले आपातकाल का जिक्र होता है, क्योंकि मार्च 1977 में खत्म हुए आपातकाल के बाद देश में एक नई राजनीति का दौर शुरू हुआ। बिहार से शुरू हुए जयप्रकाश आंदोलन और कांग्रेस के लगाए गए आपातकाल की छाया में जून 1977 में बिहार विधानसभा के चुनाव में देश और प्रदेश की राजनीति पर वर्चस्व रखने वाली पार्टी कांग्रेस को जबरदस्त शिकस्त मिली। जनता पार्टी ने विधानसभा की 324 सीटों में से करीब 43% मतों के साथ 214 सीटों पर जीत हासिल की और कभी एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस करीब 24% मतों के साथ महज 57 सीटों पर सिमट कर रह गई। पहली बार राष्ट्रीय फलक हो या राज्य, कांग्रेस को जनता ने नकारा।
बिहार में दूसरी बार बड़े स्तर पर गठबंधन बना और सफल भी हुआ। जनता पार्टी की सरकार बनी जिसमें जनसंघ और लोकदल जैसी पार्टियां शामिल हुईं। कर्पूरी ठाकुर 24 जून 1977 को मुख्यमंत्री बने और बिहार की कमान उनके हाथों में आई। राज्य में सरकार जरूर बनी, लेकिन सरकार की भीतर की खींचतान का सिलसिला 1967 वाली गठबंधन सरकार की तरह ही रहा। आपसी अनबन से ज्यादा आरक्षण के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का विरोध होने लगा, जिसका नतीजा निकला कर्पूरी ठाकुर का इस्तीफा। इसके बाद अप्रैल 1979 में बिहार के मुख्यमंत्री बने रामसुंदर दास। पटना से दूर दिल्ली की राजनीति में कुछ ऐसा हो रहा था जिसका असर रामसुंदर दास की सरकार पर पड़ना तय माना जा रहा था। हुआ भी ऐसा ही। जुलाई 1989 में केंद्र की मोरारजी देसाई सरकार गिर गई। कांग्रेस के समर्थन से चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन कुछ ही दिनों बाद कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। जनवरी 1980 में देश में मध्यावधि चुनाव हुए तो कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र में वापसी की और उधर 1977 में बिहार से बर्खास्त अपनी सरकार का राजनीतिक हिसाब भी रामसुंदर दास की सरकार को बर्खास्त करके बराबर किया। जो सत्ता आई, जो जनता पार्टी की सरकार आई, वो जनता पार्टी की सरकार आई तो उस सरकार में कर्पूरी ठाकुर का काफ़ी बड़ा एक वजूद था। रामसुंदर दास भी उसमें थे। तो सरकार तो आई जनता पार्टी की, लेकिन मुश्किल ये हुई कि जनता पार्टी के साथ जो केंद्र में समस्या थी और प्रचंड बहुमत से यहाँ आई थी, जो केंद्र में समस्या थी, जो जुड़ने टूटने की बात हमने की, वो चीज़ बिहार में भी हुई। वो जुड़े और फिर टूटे और इसके कारण से वो सत्ता फिर से इंदिरा गांधी जब 80 में सत्ता में वापस आती हैं तो बिहार से भी सत्ता चली जाती है और कांग्रेस की एक बार फिर वापसी हुई। करीब 1.5 दशक तक बिहार की राजनीति पर कांग्रेस का एक छत्र राज रहा, लेकिन गठबंधन का दौर शुरू होने के बाद हालात बदले तो मजबूत विपक्ष तैयार हुआ, जो मजबूत लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही जनता जनार्दन के पास भी मजबूत विकल्प सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार की बिसात में अब बात गठबंधन सरकारों के उस काल की जिसे लालू यादव काल के नाम से जाना जाता है। ये वो वक्त था जब गठबंधन सरकार पुरानी सरकारों से अलग थी। इस दौर में बिहार की सियासत से उन सवालों के जवाब भी बाहर आए जो गठबंधन की राजनीति को लेकर अक्सर उठते थे। ये दौर था 1990 के विधानसभा चुनाव का। बिहार में गठबंधन का तीसरा बड़ा प्रयोग हुआ और इसका नतीजा निकला कि कांग्रेस सत्ता से ऐसी दूर हुई कि अब तक उसकी हालत राज्य के छोटे दल सरीखे हो चुकी है। समाजवादी, वाम दल और बीजेपी एक साथ आए और बिहार की कमान आई लालू प्रसाद यादव के हाथों में। गठबंधन मजबूत था, सरकार 5 साल चली भी, लेकिन बदलाव की उम्मीदों के बीच अपराध का दौर भी आया। बिहार में 1990 में हुए 10वें विधानसभा चुनाव में गठबंधन की गाड़ी में बैठे सभी साथी पूरे 5 बरस साथ रहे। प्रदेश में यह पहली बार था जब गठबंधन सरकार ने 5 बरस पूरे किए। 1967 में शुरू हुआ और 1977 में मजबूत हुआ। गठबंधन का प्रयोग आखिरकार 1990 में सही नतीजे दे पाया। बिहार की कुल 324 विधानसभा सीटों में से 122 सीटें जीतकर जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जनता पार्टी, लोकदल और जनमोर्चा जैसे दलों को एक मंच पर लाकर अक्टूबर 1988 में वजूद में आए जनता दल ने 1990 के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया और गठबंधन की सरकार बनी। विधायक दल के नेता के चुनाव को लेकर वोटिंग हुई। लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास के बीच और जीत के बाद मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला लालू प्रसाद यादव को और बिहार की राजनीति में सामने आया एक महत्वपूर्ण पड़ाव। तीसरा चरण शुरू हुआ कि जब ये शुरू हुआ तो क्षेत्रीय दल धीरे धीरे ताकतवर होने लगे। तो उनकी ताकत आई कहां से? अपनी जातीय अस्मिता से। ज्यादातर क्षेत्रीय दल जो है किसी न किसी जाति के नेता के साथ शुरू हुए और वो जाति जो है वो कांग्रेस का जो समर्थन था वो ले गई। तो इससे कांग्रेस और कमजोर हुई। लालू यादव की सरकार ने 5 बरस का कार्यकाल पूरा किया और फिर दौर आया 1995 का। यही वो अहम पड़ाव था जिसकी छाया बिहार की राजनीति पर आज भी देखी जाती है। लालू यादव
बयानबाजी के अपने अलग अंदाज और बेबाकी के लिए लोकप्रिय थे, लेकिन पार्टी के भीतर उनकी कार्यशैली को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। उस वक्त लालू यादव के करीबी रहे नीतीश ने उनको आगाह किया कि पिछड़ों का सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की राजनीति बेपटरी होती जा रही है, पर लालू यादव पर इसका कोई असर नहीं हुआ। नतीजतन 1995 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव को टक्कर देने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 1994 में गठित हुई समता पार्टी मैदान में उतरी। राजनीतिक जानकारों ने कहा कि लालू यादव 100 सीटों का आंकड़ा भी नहीं छू पाएंगे, लेकिन तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए जनता दल ने 167 सीटें जीतीं और समता पार्टी के खाते में आई सिर्फ 7 सीटें। लालू प्रसाद को विधानसभा में भले ही बहुमत मिल गया और सरकार चलाने को लेकर पहले कार्यकाल की तरह दूसरे दलों का साथ, लेकिन उनके संकटों से घिरने की शुरुआत भी हो गई थी। एक के बाद एक कई घोटाले उजागर होने लगे और पशुपालन घोटाले ने लालू यादव को कुर्सी से दूर कर दिया। लेकिन लालू यादव ने कुर्सी को दहलीज लांघने की इजाजत नहीं दी और मुख्यमंत्री बनी राबड़ी देवी। अच्छी चीज भी हुई और बुरी चीज भी हुई। अच्छा ये हुआ कि एक पिछड़ा हुआ समाज जो है वो उभर कर आगे आया परिदृश्य पर, प्रदेश के ही नहीं राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उसको अपना व्यक्तिगत जो है एक तरह से ये समझ लिया कि हमारा व्यक्तिगत उपलब्धि है। लालू यादव के लिए दिक्कत सिर्फ घोटाले नहीं थे, मुश्किलें इससे आगे भी थीं। लालू यादव काल में बिहार में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा, वो पूरे देश में गूंजने लगा। उस काल को लालू विरोधी आज भी जंगल राज कहते हैं। जंगल राज से मतलब था नेताओं, नौकरशाहों, व्यापारियों और अपराधियों की आपराधिक साठगांठ। लालू राबड़ी के शासन में भी ऐसा ही कुछ देखा सुना गया। बिहार का चप्पा चप्पा अपहरण, हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, रंगदारी और भ्रष्टाचार की घटनाओं से भरा रहा। लालू राबड़ी के शासनकाल में विकास के मामले में बिहार की स्थिति जर्जर हो गई। नए उद्योग धंधे लगने की बात तो दूर, पहले से चल रहे उद्योग भी बंद हो गए। रोजगार के लिए लोगों को दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ा। शिक्षा की हालत ऐसी कर दी गई कि आज भी बिहार इससे पूरी तरह से उबर नहीं पा रहा है। तो उस दौर को कौन बोल सकता है जब बिहार में शाम होते ही घर से बाहर निकलना मुश्किल था। कोई भी दुकान, भली भरी दुकानें लूट ली जाती थी। बड़े अपार्टमेंट, नए बने अपार्टमेंट पर कब्जा कर लिया जाता था। शोरूम से, कारों के शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी। महिलाओं का घर से बाहर निकलना दूभर था। क्राइम जितना बढ़ा था, जितना विकास की तरफ और नज़रअंदाज विकास को किया गया और व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला, संस्थागत रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। बिहार के लिए ऐसे दुर्दिन, और बिहार ने ऐसे दुर्दिन इससे पहले कभी भी नहीं देखे थे। लालू यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर हमेशा ये कहा कि उन्हें पिछड़ा होने की सजा मिली, जबकि वो कहते हैं कि उनकी लड़ाई अगली जातियों के खिलाफ है। इसको लेकर उनके विरोध में कहा जाता है कि लालू ने जाति की आड़ में छिपकर जनता को गुमराह करने का काम किया, जबकि असल में उन्होंने पिछड़ों के लिए कुछ खास किया ही नहीं। लालू यादव पर पिछड़ों को छोड़ने के ही नहीं, अपनों को भूलने और मनमानी करने के भी आरोप लगे। जानकारों के मुताबिक 1990 में नीतीश कुमार जैसा सारथी अगर लालू यादव को नहीं मिला होता तो उनके लिए मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना मुमकिन नहीं होता। 1990 से लेकर 2005 तक यानी 1.5 दशक तक लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी बिहार की सत्ता पर काबिज रहे। लेकिन गठबंधन के जरिए सत्ता में आने वाले लालू यादव गठबंधन के जरिए ही सत्ता से बाहर भी गए और उन्हें बाहर किया उनके ही पुराने साथी नीतीश कुमार और सत्ता तक पहुंचने में मदद करने वाली बीजेपी ने। बिहार में 1990 से लेकर सन 2005 तक के 15 बरस के राज के दौरान लालू यादव ने कई उतार चढ़ाव देखे। इस बीच 15 नवंबर सन 2000 को बिहार का विभाजन हुआ और झारखंड अस्तित्व में आया।
जिसके बाद से विधानसभा की सीटें 324 से घटकर 243 रह गईं। बिहार विधानसभा में लालू यादव की पार्टी आरजेडी सन 2005 के मध्य तक सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन फरवरी सन 2005 में 13वें विधानसभा चुनाव के बाद अक्टूबर सन 2005 में हुए 14वें बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को हार का मुंह देखना पड़ा। अक्टूबर सन 2003 में समता पार्टी के जनता दल यूनाइटेड में विलय से साफ हो गया था कि एक ही सामाजिक आधार के लिए लड़ाई और तीखी होगी। हुआ भी ऐसा ही। लालू यादव को हार का स्वाद चखाने का काम किया उनके साथी रहे नीतीश कुमार ने। अक्टूबर सन 2005 में हुए 14वें विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने। बीजेपी जेडीयू गठजोड़ ने बिहार में 15 बरस के लालू प्रसाद यादव के तिलिस्म को तोड़ दिया और उनकी अगुवाई में नए सामाजिक आधार पर गठबंधन की सरकार सत्ता में पहुंची। लालू यादव के माय समीकरण की ऐसी ताकत नहीं रह गई थी कि जो उन्हें सत्ता में पहुंचा सके। ये दौर बिहार की राजनीति में परिवर्तन के दौर के तौर पर जाना जाता है। बीजेपी जेडीयू की 1996 में जो दोस्ती हुई, उसने लालू यादव की ताकत को भांपकर ऐसी चाल चली कि वो चारों खाने चित्त हो गए। लालू यादव की पार्टी में उनकी ताकत ही उनकी कमजोरी बनी, क्योंकि आरजेडी में लालू के ना आगे कोई ना पीछे कोई, लालू जो कहें वही सही की उनकी सोच ने उनको पीछे ढकेल दिया। जिस बदलाव को 21वीं सदी का बिहार चाह रहा था, शायद वो 1990 के लालू प्रसाद यादव नहीं समझ पाए और सन 2010 के विधानसभा चुनाव में बिहार की राजनीति में आरजेडी का ग्राफ तेजी से गिरा और पिछले चुनाव में 54 सीटों से उनकी पार्टी सीधे 22 सीटों पर पहुंच गई। लालू प्रसाद यादव के राज को अगर आप याद करें तो मैं कहूंगा कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी का राज था। लालू प्रसाद यादव बिहार की तकदीर बदल सकते थे। लोग उनके साथ खड़े थे, उनके साथ चलने को तैयार थे, जो कह रहे थे वो मानने को तैयार थे। लेकिन उन्होंने जो है धीरे धीरे एक जाति से फिर परिवार पर आ गए और उसमें जब भ्रष्टाचार भी मिला तो फिर लोगों का मोह भंग। सन 2005 और 2010 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद एनडीए बिहार में बहुत मजबूत स्थिति में था। हालांकि सन 2014 के लोकसभा चुनाव आए तो बिहार में बीजेपी और जेडीयू में आपसी खींचतान दिखी। इसका ज्यादा नुकसान हुआ जेडीयू को, क्योंकि बीजेपी के साथ 17 बरस का गठबंधन खत्म करने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी सन 2014 की मोदी लहर में केवल 2 लोकसभा सीटें ही जीत सकी, जो कि विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले हुए थे। फिर आया अक्टूबर सन 2015 में हुआ 16वां विधानसभा चुनाव, जिसमें करीब 20 बरस की तलखी बुलाकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव फिर साथ आए और इस गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल हुई। इस गठबंधन को सफलता भी मिली और नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने, जबकि उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को मिला स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा। इसके अलावा कई अहम मंत्रालय भी आरजेडी के खाते में गए। लालू यादव की आरजेडी के साथ बीजेपी के विरोध में हुआ मेल थोड़े समय बाद जेडीयू को बेमेल लगने लगा। नीतीश कुमार को सरकार चलाने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि जिस सहजता के साथ जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन चल रहा था, वैसा जेडीयू और आरजेडी के साथ देखने को नहीं मिला। नीतीश और लालू की राहें फिर जुदा हो गई। फिर उन्होंने लालू प्रसाद यादव से, जिन लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के उस पर जो है वो चुनकर आए, उसके विरोध में उन्हीं लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लिया 2015 में। तो उसके बाद फिर वो सरकार 2 साल लगभग चली। फिर उनको समझ में आ गया कि ये मामला ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है, वो फिर वहां से निकलकर बीजेपी के साथ आ गए। तो ये जो उनका जाना आना जाना ये हुआ, इससे लोगों के मन में जो है थोड़ा उनके प्रति जो है
भाव कम हुआ और 2015 से बीच में उनके सरकार का भी जो कामकाज उसमें भी बहुत ढिलाई दिखाई दी। कहते हैं राजनीति के खेल में कई बार आसान दिखने वाली रणनीति भले ही सफल रहे, लेकिन जब वो जमीन पर उतरती है तो वो पूरी तरह से बदली हुई नजर आती है। ऐसा ही कुछ नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की सन 2015 की दोस्ती के साथ हुआ। दोनों ने मिलकर अपने अपने समीकरण तो मिला लिए, लेकिन जब जमीन पर दोनों साथ उतरे तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किल रही। जुलाई सन 2017 में जेडीयू और बीजेपी फिर एक साथ आए और दोनों के राजनीतिक रिश्ते और काम करने के तरीके सहज रहे। एनडीए के ये दोनों दल एक बार फिर 17वीं विधानसभा के मौजूदा चुनाव में मिलकर महागठबंधन के अलावा दूसरे गठबंधनों से मुकाबला कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार की बिसात में अब बात करते हैं 17वीं विधानसभा के मौजूदा चुनाव की। इस बार के विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है, लेकिन इनके अलावा आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई वाला ग्रांड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट और जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के अध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व वाला प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन भी मैदान में है। इन गठबंधनों में कुछ पुराने सहयोगी दल एक बार फिर साथ में हैं, तो कुछ नए दोस्तों के साथ नए कलेवर में नए तेवर के साथ चुनावी मैदान में हैं। क्या है इन गठबंधनों की तस्वीर, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत का सेहरा किसके सिर पर बंधेगा, ये तो 10 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन प्रदेश में बरसों से चला आ रहा गठबंधन सरकारों का सिलसिला मौजूदा विधानसभा चुनाव में भी जारी है। इस बार के चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच माना जा रहा है। चुनाव प्रचार में दोनों गठबंधन पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं, लेकिन इस बार ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट भी मैदान में है। एनडीए की बात करें तो इसमें जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी 110 सीटों पर मैदान में है। वहीं एनडीए के नए सहयोगियों की बात करें तो मुकेश सहनी की विकासशील इंसाफ पार्टी 11 सीटों पर, जबकि जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 7 सीटों पर चुनावी समर में उतरी है। एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। उधर गठबंधन में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी तेजस्वी यादव की अगुवाई में 144 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस 70 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रही है। सीपीआई एमएल 19 पर, सीपीआई 6 सीटों पर और सीपीआईएम 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनके अलावा कुछ छोटे दलों ने मिलकर इस बार ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट बनाया है। इनमें आरएलएसपी, बीएसपी और एआईएमआईएम सहित कुछ दूसरी छोटी पार्टियां शामिल हैं। इसके अलावा जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन के जरिए मैदान में हैं, तो लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के सहारे पहली बार अकेले चुनावी समर में उतरी है। इन सब के बीच प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी भी चुनावी मैदान में हैं। बिहार में सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए सभी गठबंधन चुनावी मैदान में खूब पसीना बहा रहे हैं, लेकिन इन चुनाव में जनता किनके कामों और चेहरों पर मुहर लगाती है, इसका पता 10 नवंबर को ही चलेगा, जब चुनाव के परिणाम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में गठबंधन की सियासत इस बार क्या रंग दिखाती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस खास कार्यक्रम बिहार की बिसात में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अब बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।